नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आखिरकार एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी बिहार में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, संकल्प पत्र नाम से। लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर क्यों नहीं घोषणा पत्र जारी हो रहा है, लेकिन घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। आज बहुत ही जल्दबाजी में घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। घोषणा पत्र में उसका घोषणा करते हुए भी जल्दबाजी दिखी और घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं ऐसा लग रहा है कि उसमें भी काफी जल्दबाजी दिखाई गई। उन मुद्दों को भी शामिल कर लिया गया जिनको लेकर बीजेपी नेता कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, बिहार में असंभव है। इन तो घोषणा पत्र पर भी बात करेंगे और घोषणा पत्र को लेकर सवाल क्या उठ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि बिहार में एनडीए अगर चुनाव जीतता भी है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और न ही घोषणा पत्र में नीतीश कुमार को भी एक तरीके से उनके अपने जो एजेंडे हैं, उनके मुद्दे हैं, उनको भी बिल्कुल धता बताया गया है। तो इस घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये बहुत एक दिलचस्प मुकाबला होगा घोषणा पत्र को लेकर, क्योंकि इस घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया गया है। अब ये नौकरियां कहां से आएंगी, वो सारी चीजें कहां से आएंगी जो सवाल पूछे जा रहे थे। तो अब देखते हैं कि इस घोषणा पत्र को लेकर एनडीए के नेता इस पर क्या बात कहते हैं, क्या तर्क देते हैं, कैसे इसको हासिल किया जाएगा और इस सवाल का जवाब क्या देंगे कि 20 साल से ये सारी चीजें क्यों नहीं की गई, अब 5 साल में उनका वादा क्यों किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस घोषणा पत्र में उन मुद्दों को भी शामिल किया गया जिन मुद्दों को 4 दिन पहले ही नकार चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तो आखिर इस घोषणा पत्र को तैयार करने का मकसद क्या था? जल्दबाजी में तैयार किया गया या फिर यूं ही तैयार कर दिया गया, या इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर जिस तरह से माहौल बन रहा था बिहार में, उसको देखते हुए, उसके दबाव में आते हुए यह घोषणा पत्र जारी करना पड़ा है। अमलेंदु जी, खास तौर पर अगर देखें तो यह वादा भी किया गया है कि फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी बिहार में। उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि फैक्ट्रियां तो लगी नहीं सकती क्योंकि बिहार में तो जमीन ही नहीं है, जगह ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिहार में ज़मीन नहीं है, ये साफ तौर पे कह चुके थे जब नीतीश कुमार और स्पष्ट अमित शाह और स्पष्ट कह चुके थे कि बिहार में नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो इसलिए फैक्ट्रियाँ नहीं रख सकती। तो अब ये हर जिले में भी लगा देंगे 10। ये तो बता रहे हैं हर जिले में 10 फैक्ट्री लगा देंगे। कहाँ से लगा देंगे? अब जमीन कहाँ से आ जाएगी? हर जिले में जमीन आ गई अभी। हाँ, अब हर जिले में जमीन आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा समीर जी, जो महत्वपूर्ण बात है, ये हम लोग जो देख रहे हैं, नीतीश कुमार के हाथ में संकल्प पत्र है, जेपी नड्डा के हाथ में संकल्प पत्र है। इसको इसका जो संकल्प पत्र की जो है अगर वो दिखाया जाए तो वो स्क्रीनशॉट जो मूल बातें उसमें है, वो भी हैं। उसके साथ जो महत्वपूर्ण बात है नीचे इसका दिखाइए एकदम, ये देखिए, मोदी जी बहुत चौड़े में, बहुत मोटे में और बहुत ऊंचे जो है मोदी जी हैं संकल्प पत्र में। और नीचे आप देखिए नीतीश कुमार और जेपी नड्डा बराबर के साइज के हैं, इधर उधर, और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा साइड से लटके हुए हैं। यानी नीतीश कुमार अब केंद्र में नहीं है। ये आज घोषणा कर दी एक तरीके से साफ तौर पर एनडीए ने कि नीतीश कुमार अब किसी भी तरीके से एनडीए का चेहरा नहीं है और ये घोषणा पत्र एनडीए का है। नीतीश का जो वचन पत्र होता था, ये नीतीश का वो वचन पत्र नहीं है। ये उन्होंने साफ तौर पर घोषणा कर दी, ये साफ तौर पर समझाया। और ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इस चुनाव में, यानी जो चुनाव नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में लड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादा नहीं किया है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, और यह भी नहीं कि नीतीश कुमार फेस हैं मुख्यमंत्री का या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित चुनाव होता जा रहा है, तो ये अब इतना तो स्पष्ट है कि चुनाव हारने और जीतने के बाद क्या होता है, लेकिन अगर जीतते हैं तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी तक इन सारी मुद्दों इन पर चर्चा ही हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन चर्चाओं पर विराम लगता जा रहा है। चाहे अमित शाह का ये कहना कि विधायक तय करेंगे और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि एनडीए की सरकार बनेगी। बार बार दोहरा रहे हैं कि एनडीए सरकार बनेगी, लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सभाओं में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी रही अमलेंदु जी, उससे यह दिखाई पड़ रहा है कि दोनों एक दूसरे की मंशा को भली भांति जान रहे हैं और अपनी अपनी रणनीति अपने तरह से तैयार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, अपनी अपनी तरीके से तैयार कर रहे हैं। इसको साफ तौर पर देखा जाए और नीतीश कुमार की रणनीति अब समझ में आ रहा है कि
अलग रणनीति है और नीतीश कुमार और बीजेपी के रास्ते शायद अलग हो सकते हैं, नहीं भी होते हैं रास्ते अलग, तो कम से कम इतना है कि नीतीश कुमार अब चेहरा नहीं है। अब बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पे वोट नहीं मांगेगी या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये एक तरीके से देखा जाए तो वो स्पष्ट हो चुका है। अब नीतीश कुमार को क्या करना है नीतीश कुमार जाने, उनका काम जाने। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार अब एनडीए का चेहरा नहीं है, ये बात साफ है। जी बिल्कुल, एक बार देखेंगे कि कितनी जल्दबाजी में ये घोषणा पत्र जब तैयार भी किया गया है, तैयार तो किया गया है, उसकी बातों से पता लग रहा है, लेकिन उसको जारी जब किया गया तो 1 मिनट भी उसको जारी करने में नहीं लगा। हम लोग देखते हैं उस विजुअल्स को जब ये घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था और उसके बाद फिर सभी लोग अपने अपने जगह से चले गए, बाहर चले गए, घोषणा पत्र जारी हो गया। देखते हैं उस विजुअल को जब घोषणा पत्र को जारी किया गया पटना में। और ये इतनी जल्दबाजी, तो ये इसमें क्या तमाम चीजें जो बातें हैं इसे देख सकते हैं हम लोग कि ये घोषणा पत्र, यहाँ नीतीश कुमार हैं और बीजेपी के नेता हैं, जेपी नड्डा भी हैं और सारे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, लेकिन 1 मिनट भी लगता है अमलेंदु जी की इसको जारी करने में समय नहीं लगा, समय दिया गया। 1 मिनट भी इसका समय भी नहीं लगा। अगर हम चाहेंगे तो पूरे विजुअल के साथ, मतलब पूरे इसमें आवाज जो आ रही है उसके साथ भी हम सुन सकते हैं। और आखिर में जो कहा जा रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो आवाज के साथ अगर हम सुनेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा कि 59 सेकंड में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, पूरा शो खत्म हो गया और पत्रकार रुके रहे, बाकी सब चले जाएंगे, ये भी कहा गया आखिर में। तो देख लेते हैं उस जब घोषणा पत्र जारी किया गया उस दृश्य को, बहुत जरूरी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय संजय झा जी हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, आदरणीय विनोद तावड़े जी हैं। तो यहाँ ये सारे लोग रहे और महज 59 सेकंड में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया। यानी जल्दबाजी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास किसी का एक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने लिखा कि 2 मिनट, मैगी बनने में भी 2 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ पर घोषणा पत्र रिलीज होने में एनडीए के 1 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट से कम समय में ही जारी कर दिया गया। हाँ, 1 मिनट से कम में भी जो है वो जारी कर दिया गया। उसके बाद ये कहा गया, वो हम लोग सुनवा नहीं पाए उसको, आखिर में कहा गया कि चूंकि नेताओं के कार्यक्रम लगे हुए हैं तो इसलिए वो सब चले जाएंगे, पत्रकार लोग रुके रहे। अब पत्रकारों के क्या करेंगे जब नीतीश कुमार चले जाएंगे, नड्डा चले जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब चले जाएंगे, लेकिन जो है पत्रकार रुके रहे। चाय नाश्ता करने के लिए रुके रहे पत्रकार, काय के लिए रुके रहे, दान दक्षिणा दी जाएगी, किस लिए रुके जब सब चले जाएंगे। 58 सेकंड में ही कार्यक्रम खत्म हो गया और 58 सेकंड में वो स्टेज से उतर भी गए नीतीश कुमार और जेपी नड्डा और सब लोग जो हैं। तो ये इस तरीके से हुआ समझिए। तो 1 मिनट से कम में भी घोषणा पत्र जारी हो गया। घोषणा पत्र पे किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बाहर आके मीडिया से बातचीत करते हुए जरूर लोगों ने कुछ कहा है, तो हम जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कुछ कहा है और सुनते हैं, देखते हैं कि ये बताया कि नहीं बताया कि आखिर इतनी जल्दबाजी में ये घोषणा पत्र तैयार किया गया और उसी जल्दबाजी में इसको रिलीज भी किया गया, जारी भी किया गया, ऐसा क्यों हुआ। खैर सुनते हैं दिलीप जायसवाल को क्या कह रहे हैं इस घोषणा पत्र को लेकर। होने जा रहा है क्या कुछ। देखिए, एनडीए का मैनिफेस्टो यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विश्वास, इसको कहते हैं एनडीए का मैनिफेस्टो। और 5 पांडव आज साथ बैठकर अपने महाभारत के पहले, युद्ध के पहले इस मैनिफेस्टो को जारी कर रहे हैं। मतदाता मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी पर विश्वास करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वाले फैमिलीज वाले घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, फॉल्स वादे कर रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के जो युवराज हैं और जो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज, ये दोनों पहले से ही भ्रष्टाचार में, न्यायिक प्रक्रिया में हैं। तो वाजिब है कि जो खुद न्यायिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार में हो वो बिहार के विकास की कैसे बात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के इंडस्ट्री जुमले, ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। इन लोगों ने जो बिहार का बदहाल किया है, आने वाले 100 वर्षों तक बिहार की जनता।
तो घोषणा पत्र जारी करने के बाद भी घोषणा पत्र की बात नहीं बता पा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों की बात बता रहे हैं कि वो घोटाले कर रहे हैं। यहाँ सरकार में बिहार में 20 साल से एनडीए सरकार है, 11 साल से वहाँ केंद्र में एनडीए सरकार है, लेकिन घोटाले कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये दिलीप जायसवाल का कहना है। लेकिन जी कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद कर दिया जी 20 साल से आरजेडी कांग्रेस तो है बिहार में सरकार में, उन्होंने बर्बाद कर दिया। वही कह रहे हैं कि वहां पर 20 साल से सरकार में एनडीए है, लेकिन बिहार की बर्बादी के लिए वहां आरजेडी और कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है। खैर, इस जो घोषणा पत्र जारी किया गया, बहुत दिलचस्प ये इवेंट रहा। एक बार इसको देखते हैं कहा क्या गया और इतनी जल्दबाजी में ये घोषणा पत्र जारी किया गया, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले देख लेते हैं जब घोषणा पत्र जारी किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। हमको लगता है एक रिकॉर्ड बना दिया गया कि इतनी शॉर्टेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड होगा ये, मेरे ख्याल से। एक बार खैर पहले देख लेते हैं क्या हुआ उस समय। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय संजय झा जी हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, आदरणीय विनोद तावरे जी हैं, श्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं। अब मेरा हमारे सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का कार्यक्रम लगा है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय नेतागण से है, आप अपने अपने कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान करेंगे और तमाम पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे, सभी पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे। सर हमारे बीच आदरणीय सम्राट चौधरी जी अभी हैं। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, जो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है क्या बता रही है? और 59 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, पत्रकार बैठे रहे, नेता बड़े बिजी हैं, चले गए, लेकिन नेताओं के चेहरे पर नेताओं की जो भाव भंगिमा थी, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जेपी नड्डा हो, दिलीप जायसवाल, क्या कुछ ये सब बता रहा है? देखिए समीर जी, एक तो सब कैमरों की तरफ देख रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा है। यानी जिस तरीके से मुंह घुमाए हुए हैं पोस्टर पे, तो जब पोस्टर जारी कर रहे हैं उस समय भी जो सब जो एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं लगाए हैं, दूसरी तरफ को मुंह किए हुए हैं, तो यानी एक दूसरे से वार्ता नहीं हो रही है इनकी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और एकजुट एनडीए दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो यहाँ एक चीज़ जो स्पष्ट हो गई, वो फिर हम लोग वही बताएंगे कि वो यही स्पष्ट हुआ कि नीतीश कुमार अब चेहरा नहीं है, ये एनडीए का घोषणा पत्र है। मोदी जी सबसे बड़े हैं और नीतीश कुमार जो घोषणा कर चुके थे कि मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो क्या मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये घोषणा पत्र जारी हुआ है? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्या बिहार का चुनाव ये भी तय करेगा? बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन कयासों के बीच एक चीज जो स्पष्ट हुई है, वो स्पष्ट यही हुई है कि नीतीश कुमार अब एनडीए का चेहरा बिहार में नहीं है। ये साफ जी बिल्कुल, ये चीज स्पष्ट हो गई है। और इसमें जो इस संकल्प पत्र जारी किया गया है, प्रोमिनेंटली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दबाजी में घोषणा पत्र तैयार करना, जारी करना, उसके बाद किसी भी नेता का कोई बयान ना आना, यह दिखा रहा है कि एनडीए के भीतर चल क्या रहा है। आरजेडी के नेता हैं मनोज झा, सांसद हैं, उन्होंने कहा, उनका कहना है कि ये इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र के दबाव में लाया गया है और ये सारी जल्दबाजी ये दिखा रही है कि ये घोषणा पत्र के पीछे मकसद क्या है और इसको पूरा करने की मंशा कितनी है, वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। सुनते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। सीधे तौर पे कहना है कि ये दबाव है। हमने रिलीज किया, वे अहेड रिलीज किया, उसका ट्रैक्शन है लोगों में, लोग उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तेजस्वी जी ने साफ साफ कमिटमेंट किया, उतना साफ साफ कमिटमेंट करके दिखाओ, नहीं कर पाए। वो तो 22 से 24 के बीच में वो जो 17 महीने बीजेपी की ही कारस्तानियों की वजह से जो जदयू नीतीश जी हमारे पास आए ना, तो लाखों नौकरियां मिली। नहीं तो प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का रिकॉर्ड तो 0 बटा सन्नाटा है।
जॉब्स के फ्रंट पर। हाँ, बिस्लरी घाट, वासुदेव घाट जितना करवा लो इनसे, वो चलता रहा। तो ये इतना जल्दबाजी में जारी किया गया घोषणा पत्र एनडीए का, खैर घोषणा पत्र आ गया संकल्प पत्र नाम से, और इस घोषणा पत्र ये इसमें जो वादे किए गए हैं, इन वादों के आधार पर एनडीए चुनाव में जा रहा है। लेकिन एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बीच इस संकल्प पत्र को लेकर किस तरह के भाव हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है। लग रहा है कि उसमें किसी की भी कोई रुचि नहीं है, सबको वहां से हटा दिया गया, सारे नेता चले गए, अकेले सम्राट चौधरी बैठे रहे, पत्रकारों से संवाद किया। इसको किस तरीके से देखा जाए अमलेंदु जी? अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान बड़ा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को आप जिताइए, मोदी जी इनको बहुत बड़ा नेता बनाएंगे। सम्राट चौधरी वो नेता हैं जो सबसे ज्यादा विवादों में घिरे हैं, उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर मामलों में अपराध में शामिल होने के आरोप हैं। वो लगातार उनकी अपनी पार्टी के नेता उनको वोट न देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को जो सो कॉल्ड गुजरात लॉबी है वो सबसे ज्यादा महत्व दे रही है, और सम्राट चौधरी ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर बाद में बैठे रहे पत्रकारों से बात करने के लिए। बिल्कुल समीर जी, इसका मतलब ये संकेत दिया गया कि नीतीश कुमार की अब विदाई हो चुकी है, सम्राट चौधरी अब चेहरा है, ये जो है संकेत दिया गया इस तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार के चले जाने के बाद सम्राट चौधरी ने ही सारी बात प्रेस के साथ की, और ये कहा गया कि सब लोग पत्रकार बैठे रहे, नेताओं के कार्यक्रम लगे, नेता सब चले जाएंगे। और जैसे ही नीतीश कुमार मंच से उतरे, और आप देखिए कि सम्राट चौधरी खड़े रहते हैं उस समय, और उसके बाद फिर घोषणा होती है कि सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी बात करेंगे, और नीतीश कुमार निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये साफ संकेत दिया गया कि नीतीश कुमार ही अब एक तरीके से उनकी विदाई हो चुकी है, उनके युग की। अब नीतीश कुमार का एनडीए में कोई काम नहीं रह गया है। ये संकेत आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर दे दिया गया है कि सम्राट चौधरी ही अब एनडीए का चेहरा है। जी बिल्कुल, तो ये एक सम्राट चौधरी एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाह रही है, और आज उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से देने की कोशिश भी की कि सम्राट चौधरी ही एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को भी चलता कर दिया गया, और बाकी जेपी नड्डा, दूसरे सभी नेता, सम्राट चौधरी अकेले बैठे रहे और उनसे सवाल जवाब होता रहा। और ये वहां पर जिस तरीके से जल्दबाजी में ये सारा कार्यक्रम हुआ है, और जो घोषणाएं की गई हैं उन पर भी अमलेंदु जी तमाम चीजें कही जा रही हैं कि एक तो दबाव रहा ही इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में, ओपीएस है और तमाम चीजें हैं, हर घर से नौकरी देने का मामला है जिस पर जबरदस्त दबाव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कई चीजों को हूबहू बिल्कुल शामिल भी कर लिया गया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री, यानी वहां पर घोषणा पत्र की तमाम चीजों को ले लिया गया। चूंकि ओपीएस जैसी चीज लोग पूछने लगते कि आप अभी तक कहीं क्यों नहीं दिए हैं, आपकी और सरकारें हैं, हालांकि पूछा तो जाएगा बिजली पर भी, लेकिन जवाब देने के लिए तो कोई है ही नहीं जिससे पूछा जाता संकल्प पत्र में। अब सम्राट चौधरी क्या जवाब देंगे, क्या उनसे सवाल होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इस घोषणा पत्र ये बता रहा है कि इस घोषणा पत्र का मकसद केवल जारी कर देना है, उसको कोई गंभीरता से न तो तैयार किया गया है और न ही एनडीए उसको लेकर गंभीर है। सबसे बड़ी बात यह समीर जी कि नीतीश कुमार ने एक भी शब्द का बात नहीं कही, नीतीश कुमार के श्रीमुख से एक भी शब्द नहीं निकला, इसको लेकर किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा सा चित्र जो है मोदी जी का है, नीतीश कुमार का नहीं है। तो इस घोषणा पत्र पे अगर बाद में सवाल पूछे जाएंगे, सरकार बन जाती है, तो जवाबदेही किसकी होगी? नीतीश कुमार ने तो कोई जवाब दिया नहीं है, तो जवाबदेही किसकी होगी? भी पीछे है बेचारे, पीछे है, जेपी नड्डा के बराबर हैं। तो जेपी नड्डा को पूछा जाएगा, किसको पूछा जाएगा? कल मुकेश सहनी की हम लोगों ने एक बाइट सुनवाई थी, वो बता रहे थे कि 2020 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ थे और 17 महीने बीजेपी के साथ रहे, और जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी आकर घोषणाएं कर रहे थे उस पर 1 सेकंड भी उन्होंने बिहार के लोगों से कोई बातचीत नहीं की। हम लोग के पास हो सकता है वो बाइट हो, तो आज भी हम फिर उसको सुनवा सकते हैं मुकेश सहनी किस तरीके से कह रहे हैं। इनके घोषणा पत्र और जिस तरीके से ये संकल्प पत्र है अमलेंदु जी, और भोजपुरी में एक अभिनेता है और इस समय खेसारी लाल यादव आजकल आरजेडी में है, उन्होंने बड़ी एक टिप्पणी की है और ये कहा है कि हमने तो वादा किया है, 2 करोड़ का वादा है, 2 करोड़ में कम से कम 50 लाख को तो देंगे, लेकिन यहां तो नौकरी देने की बात ही नहीं की जा रही है। सुनते हैं खेसारी लाल यादव को, क्या कहा है उन्होंने। ठीक है, 2 करोड़ नहीं देंगे, 50 लाख देंगे ना, हम 2 करोड़ की छोड़ देते हैं, हटा दीजिए। 50 लाख देंगे ना, तो कम से कम हमारी नेता रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, वादा तो कर रहे हैं।
एनडीए की सरकार तो वादा भी नहीं करती है, वो तो सिर्फ जंगल राज की ही बात करती है। जंगल राज की बात करेंगे और नहीं तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, नहीं तो मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। वो सिर्फ बात करेंगे और बात भी करेंगे आपके जीवन से अलग, जिससे हमारा जीवन चलना चाहिए, जिससे हमारा जीवन चलता है, अच्छा जिससे जीवन हम जी सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। सिर्फ बेमतलब की भड़काऊ बातें होगी। हिंदू मुस्लिम लड़ा दो यार, उसको उस जात से उस जात को लड़ा दो यार, उस जात से उस जात को। हमारे यहाँ तो सब में जितनी जात नहीं है ना उतने नेता हो गए हैं। तो लोग बोलते नहीं है कि ढेर जोगी मठ के उजार। हर जाति का एक नेता बन गया है। आप सर इतना बेहतर कर दो ना कि दुनिया आपके लिए जाति ना देखे। अगर आप बेहतर इंसान बनोगे और बेहतर अगर कर जाओगे, अगर कल मैं छपरा के लिए बेहतर कर गया थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, क्या मुझे जात देखकर लोग वोट देंगे? लोगों को विकास चाहिए कि जात चाहिए? लेकिन यहां तो लोगों को भटका देना है कि नहीं जात ही हमारा बेहतर करेगा। नहीं करेगा भाई, जात बेहतर करने के लिए ना इंसान के दिल में श्रद्धा होनी चाहिए किसी के लिए। और जब तक दिल में श्रद्धा नहीं होगा ना किसी के लिए बेहतर आप कैसे कर पाओगे? छपरा को पूरा परिवार बनाना पड़ेगा। अब परिवार में कोई जात नहीं होता है, परिवार होता है वो। और मुझे अपने छपरा को परिवार की तरह बना के चलना है। और मैं चाहता हूं कि हर समुदाय के लोग, उनके लिए शायद मैं अलग कास्ट का हूं, लेकिन मेरे लिए सब लोग मेरे हैं। मैं किस जाति से हूं मुझे पता नहीं, मैं एक इंसान हूं और इंसान के तौर पे ही अपने जीवन को चलाना चाहता हूं। तो ये तमाम सवाल है कि आखिर इन जरूरी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए क्यों नहीं बात करता है, क्यों खामोश रहता है। अब वादा किया जा रहा है, जो इस संकल्प पत्र में यह भी कहा गया है कि अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त कर दिया जाएगा। 20 साल से सरकार में है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, बाढ़ मुक्त अब तक नहीं कर पाए, लेकिन अगले 5 साल में कर लेंगे। वैसे ही जैसे यमुना को इन्होंने 6 महीने में साफ कर दिया और बिल्कुल पूरी तरीके से, और यमुना की क्या स्थिति है वो दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा असम में पिछले लगातार सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर तो एनडीए भी नहीं बीजेपी की सरकार है, वहां कितना बाढ़ मुक्त किया गया। तो ये संकल्प पत्र में जो चीजें हैं वो दिखा रही हैं। दरअसल बीजेपी के पास मुद्दे वही हैं जो 10 साल 12 साल पहले होते थे, लेकिन अब वो ये भूल गई है कि अब सरकार में है, उससे सवाल पूछे जाएंगे कि यही मुद्दे हैं, लेकिन इस पर आपने काम क्या किया है। हाँ बिल्कुल, सवाल पूछे जाएंगे और वो सवालों से ही बचती रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी भी बच रही है। अभी भी दूसरों से ही सवाल किए जा रहे हैं। यानी दिलीप जायसवाल को हम लोग सुन रहे थे, वो घोषणा पत्र में क्या है, 20 साल में आपने क्या किया, ये नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं 20 साल में एनडीए ने और कांग्रेस ने बर्बाद कर, आरजेडी और कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया बिहार को। 20 साल से सरकार में आप हैं और बर्बाद कर दिया आरजेडी ने और कांग्रेस ने। तो ये उनकी रणनीति है, उस पर इस तरीके से काम करते रहते हैं। लेकिन हम लोग एक बार सुन सकते हैं पहले तो मुकेश सहनी को भी, और मुकेश सहनी को सुनने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि उमर खालिद, शर्जील इमाम इत्यादि की जो जमानत याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पहले अभी सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन वहाँ ये मालूम पड़ा कि जो दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है वो हलफनामा अखबारों में तो छप गया, लेकिन वो जो दिया जाना था प्रतिवादियों को, यानी कि शर्जील इमाम और उमर खालिद इत्यादि के वकीलों को, यानी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी इत्यादि के पास, उनके पास नहीं पहुंचा। तो ये इसलिए फिर 12:30 बजे इस पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। ये उस पर कहा गया, काउंटर एफिडेविट मांगा गया है इधर से याचिकाकर्ताओं की तरफ से, तो वो 12:30 बजे सब लोग उपस्थित होंगे। जी बिल्कुल, तो जब सुनवाई होगी उस पर तुरंत अपडेट हम आपको देंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट रूम से, और उस पर जिस तरीके से लगातार यहां पर हम लोग देते हैं। लेकिन अभी जो जारी किया है थोड़ी देर पहले एनडीए ने अपना संकल्प पत्र, बात उसकी हो रही है, और उस संकल्प पत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अभी तक ये सारे काम क्यों नहीं किए गए। 20 साल से बिहार में एनडीए की ही सरकार है। मुकेश सहनी ने, चूंकि वो पिछली एनडीए सरकार में वो भी शामिल थे सरकार में, वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि वादे करने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता दिखाई भी नहीं पड़ते हैं और उन वादों पर चर्चा तक नहीं करते हैं, उन पर अमल करने की तो बातें ही छोड़ दीजिए। सुनते हैं मुकेश सहनी को क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
लेकर के कि वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, स्टेज पे जाके गाने, क्या कहिएगा सर इस पर? नहीं, देखिए, वो राहुल जी ने कहा है कि वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सही बात है कि देश में जो उनको खाली वोट चाहिए और देश के जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको पावर में रहना है, हर राज्य जाके जीतना है, राज्य में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको अपने आप को वाहवाही कराना है। तो ये सही है कि नीतीश मोदी जी जो है, अब बताइए ना, देश के गरीब लोगों को 5 किलो चावल पे ले आया। देश के युवा को रोजगार देना चाहिए, उनको रोड पे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोबाइल का डाटा जो है वो सस्ता हमने कर दिया, आप रील बनाओ। अब एक समय कहते हैं पकौड़ा बना के तुम रोजगार रखो, एक समय मोबाइल पे रील बना के 5-5, 6-6 घंटा मोबाइल पे रहो ताकि तुमको कोई काम धंधा नहीं करना। तो अब ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उनके लिए क्या ही विचार करने की आवश्यकता और क्या ही बोलना है। तो राहुल जी जो भी बोले हैं वो सोच समझ के बोले हैं। लगातार जो है बीजेपी के तो वादे करने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता उन पर बात तक नहीं करते हैं, उन पर अमल करने की बात तो छोड़ दीजिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं एनडीए के साथ सरकार में रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। खैर, इस समय सीधे आपको ले चलते हैं पटना। वहां पर कांग्रेस के नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोगों के पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर यह है, ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकारों में रहते हैं धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे, जो कि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था कि मैं बिहार को क्या दूं, 50,000 करोड़, 60, 70, 80, शायद 1.25 लाख तक ले गए। अब 1.25 लाख तक ले गए, उसका हिसाब किताब दो। आज चुनाव के मैदान में आप आ रहे हो, उसका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है? नंबर 2, जो गन्ना मिल लगाएंगे, शुगर बनेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ करके, वो चाय आज तक पी क्या उन्होंने? इस प्रकार से अखिलेश जी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं 20 साल के अंदर, कितनी बड़ी वादा खिलाफी करी है। कई उदाहरण हैं देश के अंदर, मोदी जी खुद के हैं। मैं भी मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो बोला करते थे कि भारत सरकार क्यों नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार क्यों नहीं एमएसपी को कानून का दर्जा देती है। दिया गया, उन्होंने 11 साल उनको हो गए। तो ये स्थिति जो बनी है, उसमें रोजगार की बातें करते हैं, अभी फिर वादा कर लिया, शिक्षा में बात की, इंडस्ट्री की बात कर ली। ये आंकड़े लाते कहाँ से? ये मुझे अभी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है उसमें, तो ये 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज का हिसाब मांग रहे हैं अशोक गहलोत। और याद होगा वो, हालांकि उस पैकेज ने क्या कितना काम किया था, लेकिन वो 1,25,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था बिहार में, कहाँ चला गया? 5 साल में, अगले 5 साल में वो वहाँ बिहार को बाढ़ मुक्त करने की बात की जा रही है, लेकिन 20 साल से वहाँ पर 10 साल हो गए उस पैकेज से, उसका कहाँ पर खर्च हुआ, कहाँ इस्तेमाल हुआ? यानी भ्रष्टाचार की बात बार बार वहाँ पर उठाई जा रही है कि पहले भ्रष्टाचार होता था, अब सारा कुछ काम ईमानदारी से हो रहा है, लेकिन ये लाखों करोड़ रुपए आखिर गए कहाँ पर, कहाँ खर्च हुए हैं? ये हिसाब विपक्ष मांग रहा है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष हिसाब मांग रहा है, लेकिन हिसाब सरकार के पास हो तब देना हिसाब। हिसाब देना तो बंद ही हो गया है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये डाटा पे बड़ा काम करती है सरकार, लेकिन डाटा लेस सरकार है, तो डाटा मिलता ही नहीं। अब आप पूछिए कि कोविड में कितने लोग मरे, तो उसका कोई डाटा नहीं है। देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, तो उसका कोई डाटा नहीं है।
देश में कितने किसान हैं उसका कोई डाटा नहीं है, कितने पशु हैं उसका कोई डाटा नहीं है। तो ये डाटा लेस सरकार है, ये डेटा वाली सरकार है। चूंकि 1 GB डेटा देते हैं, मोदी जी बता रहे थे, तो डाटा नहीं है इस सरकार के पास। तो अब ये नहीं बताएंगे कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कितना सरकार ने क्या काम किया। सवालों के जवाब नहीं है सरकार के पास, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन इसके साथ साथ समीर जी, आज एक तरीके से देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता वो सामने आई और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बुरी तरीके से बेनकाब हुए। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इसी के साथ साथ आज कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो लौह महिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का शहादत दिवस भी मना रहा है, जिन्होंने अपने मरने से पहले कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए काम आएगा। उसके बाद उनकी जान ले ली गई थी एक आतंकी घटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से ट्वीट किए हैं। चिराग पासवान को भी जन्मदिन की बधाई दी है, सर्बानंद सोनोवाल को जन्मदिन की बधाई दी है और इसके साथ साथ कहाँ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको बताया है। कंबोडिया में जाके जो थी वो उसमें श्रद्धांजलि अर्पित थी, सब कुछ की। लेकिन एक शब्द प्रधानमंत्री के ना तो श्रीमुख से निकला है और ना उनके ट्विटर हैंडल पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत पे एक शब्द निकला है, ना राष्ट्रपति के मुख से निकला है। यानी इतनी ओछी स्तर की राजनीति जो है वो आप राष्ट्रपति से भी करवाएं, ये 78 सालों में पहली बार मोदी जी करके दिखा रहे हैं। तो इसीलिए जो उनके लिए कहा जाता है, जो मणिशंकर अय्यर ने जो बातें कही थी, हालांकि उस समय काफी लोगों को बुरा लगा था, लेकिन मणिशंकर अय्यर को बार बार सच साबित करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? सवाल ये उठते हैं। जी बिल्कुल, इस पर भाषा और इस तरह की मानसिकता और इस तरह की राजनीति पर सवाल उठते रहे हैं, उठ भी रहे हैं। राजीव शुक्ला हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की भाषा पर, प्रधानमंत्री के आचरण पर, इस तरह की चीज़ों पर बात की है, चर्चा की है और बड़ी चिंता जताई है कि प्रधानमंत्री की भाषा और प्रधानमंत्री का इसके इस तरह के जो आचरण है वो शोभा नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा पद है और एक सम्मान का पद है, उस पर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनते हैं राजीव शुक्ला ने कहा क्या है। की भाषा का स्तर बहुत नीचे गिर गया, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। किसी को ऐसे भ्रष्ट बोल देना, युवराज बोल देना, आज तक गांधी परिवार के खिलाफ क्या साबित हो पाया? 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं हो पाया, सिवाय बदनामी कराने की, उनकी सिवाय मीडियाबाजी करने की, सिवाय उनके खिलाफ अफवाहें फैलाने की, इसके अलावा कुछ नहीं है ना? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। और अभी अगर बिहार वाले परिवार की बात कर रहे हैं तो उनपे भी अभी कुछ साबित तो हुआ नहीं है, ये तो लगातार चल रहा। तो इसलिए जो है ये चीज जनता पे छोड़नी चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना। सर, आज मैनिफेस्टो भी तो भाषा पर लगातार प्रधानमंत्री की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं और प्रधानमंत्री की भाषा वैसे ही है जिस तरह से हमेशा होती है। एक न एक कोई बयान ऐसे देते रहते हैं चुनाव के समय। और जब राहुल गांधी ने यह कहा कि उनका हर काम चुनाव की वजह से होता है, वोट लेने के लिए होता है, उस पर आपत्ति जता दी गई बीजेपी के नेताओं की ओर से। लेकिन ये सारी चीजें, और जैसा आप जो अभी जिक्र कर रहे थे अमलेंदु जी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो अब उसमें इंदिरा गांधी का शहादत दिवस 31 अक्टूबर वो लोगों को न याद रहे, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं पहले ही पेज पे। पिछले काफी दिनों से रन ऑफ फॉर यूनिटी और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी को बड़ा साबित करने के लिए आप किसी को छोटा कर देंगे? बड़ा साबित करने के लिए बड़ी लकीर खींची जाती है, ना कि किसी को छोटा करके आप बड़ा होंगे। खैर, अपनी जगह है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवाल जरूर उठाए हैं। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को, राज्यसभा में उपनेता हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने क्या कहा है? चूंकि पूरी बीजेपी, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेता भी उन्हीं के नक्शे कदम पर ये दोनों में भेद करने की कोशिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री जो देश के पहले गृह मंत्री थे यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको महत्व दिया जाए। तो उनको महत्व कांग्रेस पार्टी ने भी दिया है, वो गृह मंत्री तभी बने थे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं और भारतीय जनता पार्टी का उनको महत्व देना कई बार बहुत सारे सवाल खड़े करता है। चूंकि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, आरएसएस को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, उसकी चर्चा होती रहती है। लेकिन इस तरह की राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं और यह दिखाती है कि आपकी अपनी सोच क्या है, विचारधारा क्या है और मानसिकता क्या है। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को, क्या कहा उन्होंने। अमित शाह जी, जब आप पैदा नहीं हुए तो
तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का गृह मंत्री बनाया था। जब आप पैदा नहीं हुए थे तो उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया था। देश का गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उन्होंने 560 रियासतों का विलीनीकरण किया था। उसके बाद का कोई गृह मंत्री उस ऊंचाई को नहीं छू सका और न छू पाएगा जो सरदार पटेल थे। एक बात साफ कर दूं, क्योंकि भाजपा में ऐसा कोई नेता नहीं जिसने कभी त्याग, बलिदान या शहादत दी हो या बड़ा काम किया हो, इसलिए आपको उधार के नेता की जरूरत है। तो कांग्रेस के गृह मंत्री, कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री का नाम लेकर आप अगर जय जयकार बोल रहे हैं तो ये सरदार पटेल की शख्सियत। तो ये जो बड़ी बात कही है कि बीजेपी के पास नेताओं का अभाव है, तो वो नेता उधार लेकर और उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन उनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ नेताओं को लेकर इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। यानी जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर प्रधानमंत्री की सोच होती है, उनकी आलोचना और उनके बारे में जो बहुत सारे एक तरह से अफवाहें होती हैं, उनको तथ्यात्मक रूप से वो पेश करते हैं, भले ही बाद में ट्रोलिंग का शिकार हो, मजाक उनका उड़ाया जाए, लेकिन अपनी इस तरह की जो उनकी अपनी गतिविधियां हैं, उनका तरीका है, उससे वो पीछे हटते नहीं दिखाई पड़ते हैं। और आज एक बार फिर ये चीज़ सामने दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर वो लगातार उन पर हमले हो रहे हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल ये सवाल पूछा जा रहा है, और ये सवाल जो उनसे यही पूछा जा रहा है कि आपकी इतनी ओछी मानसिकता क्यों है भाई? आप इस तरीके की हरकतें करके क्या आप इंदिरा गांधी का कद छोटा कर देंगे? क्या उनका बलिदान नहीं रहेगा? और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जो कहा प्रमोद तिवारी ने कि भाई आपके पास अपना कोई है नहीं, अब सरदार पटेल आपके तो थे नहीं, है ना? मुझे अच्छी तरह से याद है, समीर जी हमारे एक मित्र थे, हालांकि वो नहीं है इस दुनिया में, तो ये जब लालकृष्ण अडवाणी अपनी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर निकले तो उनके पुत्र के पास, सरदार पटेल के पुत्र के पास गया, वो उनके पुत्र जो थे, हमारे मित्र थे, उनको मिल गए वो एक फ्लाइट में उस समय अमेरिका जा रहे थे साथ साथ। तो उनके पुत्र ने कहा कि हाँ वो अडवाणी जी या जो थे वो आए थे और बीजेपी वाले आए थे, और कि वो आप जो है चल के उसका उद्घाटन कर दी। तो हमने उनको याद दिलाया कि हमारे पिताजी ने तुमको टांगे पकड़ पकड़ के जेलों में फेंकवाया था, ये हमने उनको याद दिलाया। तो ये सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और इनको पकड़ पकड़ के जेलों में ठूसा था और इनसे वचन पत्र लिया था गुरु गोलवलकर से कि आप राजनीति में नहीं आएंगे। तो ये इसीलिए याद करते, डंडा पड़ता है तो जो डंडा मारता है उसको याद रखते हैं। तो इसलिए सरदार पटेल जहरीला संगठन जैसा ही बातें कही थी उन्होंने, और बहुत सारी बातें कही थी इसको लेकर। और इधर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की बातें बिहार में की है समीर जी, उसको लेकर एमके स्टालिन उन्होंने भी बहुत तगड़ा हमला जो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बोला है। लेकिन ये जो ओछी मानसिकता, जो तुच्छ मानसिकता है एक तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सामने बार बार निकल कर आ जाती है। आज जब कृतज्ञ राष्ट्र जो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान को याद कर रहा है, उस समय अकृतज्ञ लोग जो है, कृतज्ञ लोग जो हैं, वो इंदिरा गांधी को विस्मृत कर रहे हैं, उनको भुला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भुला तो सकना बड़ा मुश्किल है और असंभव है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं। पर इस कोशिश में अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन जो स्टालिन ने जो बात की है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि एक तमिल में है लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद है कि एक तमिल होने के नाते मैं भाजपा द्वारा चुनावी राजनीति के लिए तमिलों के विरुद्ध हिंसा के प्रयोग की कड़ी निंदा करता हूं, चाहे वे ओडिशा में हो या बिहार में। एक गौरवशाली भारत में जो विविधता से भरा है और विविधता में एकता का प्रतीक है, मैं प्रधानमंत्री और भाजपा से आग्रह करता हूं कि वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने और तमिलों और बिहार के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने जैसी तुच्छ राजनीतिक गतिविधियों को रोकें और देश के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, स्टालिन ने लिखा है। और आज ये एकता दिवस मना रहे हैं और यहां पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको लेकर जबरदस्त निशाना साधा है एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री के भाषणों पर। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषणों पर चाहे जितना निशाना साधा जाए, चाहे जितनी बातें की जाएं, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं पड़ता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाषा को लेकर जिस तरह से सवाल उठे थे, बिहार के चुनाव में भी वही चीजें दिखाई पड़ रही हैं।
बिल्कुल समीर जी, बिहार के चुनाव में भी वही चीज़ें हो रही हैं। और जिस तरीके से मतलब प्रधानमंत्री के लिए एक पत्रिका ने, जो अंग्रेजी पत्रिका है अमेरिका की, उसने लिखा था डिवाइडर इन चीफ, तो प्रधानमंत्री उसको भी बार बार साबित करते हैं डिवाइडर इन चीफ वो हैं। तो अब डिवाइडर इन चीफ ने जो है समीर जी वो जो टिप्पणियाँ की थी जिस तरीके से तमिलनाडु के लोगों को लेकर, उस पर M.K. स्टालिन ने बहुत तगड़ा हमला बोला है कि आप बिहार में जो है आप बिहारियों और तमिलों के बीच जो आप जिस तरीके से दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये तुच्छ राजनीति आप कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री फिर जो है इस मामले पर भी बेनकाब हुए हैं। जी बिल्कुल। और इधर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, बिहार में कल जो एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें आरजेडी के एक नेता की जान चली गई थी, गोलीबारी हुई, कानून व्यवस्था का तो परिचय उससे मिल ही रहा है क्योंकि लगातार इस तरह की चुनाव के दौरान भी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अमलेंदु जी, उसमें अनंत सिंह के खिलाफ और उनके समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनंत सिंह कल बयान दे रहे थे कि वो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ अपना चुनाव प्रचार करने निकले थे जब यह घटना हुई। चुनाव आयोग कहां सो रहा है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल ये है कि जो कल रैली निकल रही थी अनंत सिंह की, उसमें लोग हथियारों के साथ कैसे थे, ये सवाल उठ रहे हैं। और यही मतलब दुशासन का कुशासन है जिसको एनडीए दावा कर रहा है कि यही लौट कर आएगा। कल प्रधानमंत्री थे समीर जी, हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि वो किस तरीके से उनकी वो बाइट सुनवाई भी थी, कट्टा और कुशासन की बात कर रहे थे, तो यही कट्टा कुशासन था ना। तो प्रधानमंत्री ने कल बोला और साबित करके दिखा दिया, तो यही कट्टा कुशासन लौट कर आएगा। इसी लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे दुशासन का राज लौटा कर लेके आएंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये साफ तौर पर इसी तरीके से हुई। तो जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आई हैं, इससे साफ लगता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन जहाँ जहाँ है वहाँ किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। और खुले तौर पर जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, एनडीए से जुड़े लोग हैं, उनको अपराध करने की किस तरीके से छूट दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो इस पर चुनाव आयोग की जो खामोशी है, चुनाव आयोग पर यूं ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने, षड्यंत्र करने और पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं, तो फिर वो इन्हीं सारी वजहों से लगते हैं। यहां अनंत सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो चूंकि जेडीयू के नेता हैं, वो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ और उनके साथ जो लोग हैं हथियार लेकर चल रहे हैं। बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू है, 6 तारीख को वहां पहले चरण के मतदान है। कोई व्यक्ति 40 गाड़ियों के काफिले के साथ कैसे जा रहा है, और उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनको पता है कि उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो बता भी रहे हैं मीडिया के सामने कि 40 गाड़ियों के काफिले के साथ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस पे 40 गाड़ियों के साथ प्रचार कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल भी उठाए थे समीर जी कि किस तरीके से ये जो है मतलब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे कुशासन की, और आज किस तरीके से चल रहा है, कट्टा की बात कर रहे थे, किस तरीके से, वो हम लोग सुन भी सकते हैं चाहे तो। जी बिल्कुल सुनते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने तो आरोप लगाया था कि अभी भी लोगों के अकाउंट में कैश डाले जा रहे हैं। तो सुनते हैं तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था और प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर क्या सवाल उठाए थे। और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा किस तरह की है, बंदूक, कट्टा, गोली, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। और बिहार में जो बात तो कर रहे हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था, लेकिन यहां चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को मार दिया जा रहा है, घसीट घसीट के मारा जा रहा है, जान ले ली जा रही है, और हथियारों के साथ, यहां पर संगीनों के साथ लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने वाले खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, वो खुद ही बता रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग खामोश है, वहां की सरकार तो खामोश है ही, चुनाव आयोग को भी इन चीजों में कहीं भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नजर नहीं आता है। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को, क्या कहा उन्होंने। तो ये जो चीजें हैं, सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग पर ही है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा सवाल है समीर जी, और निश्चित तौर पर ये चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर सवाल है। एक तरफ तो आप चुनाव आयोग बता रहा है कि साहब बड़ा शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराएगा, और अब इस समय कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में भी आ जाती है। तो जब जिलाधिकारी और सब कुछ आप सीधे गवर्न कर रहे हैं, तो कहाँ सोया हुआ है चुनाव आयोग, ये निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे हैं। और चुनाव आयोग को भी इसका जवाब देना चाहिए जी। और बीजेपी और नीतीश कुमार से तो सवाल है ही, लेकिन चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी, तो चुनाव आयोग को भी सब जवाब देना चाहिए कि ऐसे किसी प्रदर्शन की अनुमति या किसी रैली की अनुमति कैसे मिली जिसमें हथियारबंद लोग शामिल थे। जी बिल्कुल। और वहां पर लोगों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, लिफाफे दिए जा रहे हैं। सुनते हैं तेजस्वी यादव को, क्या कहा उन्होंने। समझने की जरूरत है, चुनाव में
हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाए। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है, कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। कह रहे हैं कि आप सरकारी है और वादों का खिजाना खोल दिया है, राहुल गांधी ये उन्होंने आज कहा। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी इसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। तो ये बहुत अपने घोषणा पत्र को लेकर जो बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर, आचार संहिता लगी हुई है, लोग 40 गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं, हथियार लेकर घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। और इधर बीच सुप्रीम कोर्ट से जो दिल्ली दंगों के जो अभियुक्त हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद, उन सब के मामले में, जमानत के मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। क्या अपडेट है अमलेंदु? हाँ समीर जी, इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अपनी दलील रख रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ कपिल सिब्बल भी मौजूद हैं, एएसजी राजू जो हैं वो भी जो है पहुँचे हुए हैं और आइटम नंबर 10 जो है उस पर ये लगा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो घटनाओं की तारीखें हैं पहले उसके बारे में आप हमको बताइए। और इसके बारे में अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं उन्होंने अपनी बात रखना शुरू की और कहा कि मैं बिंदु जो है सूचीबद्ध करूंगा, इसलिए मेरे पास एक संक्षिप्त नोट है। और जो नोट उन्होंने जारी किया उसमें पहले ये बताया कि 11 अप्रैल 2020 से 5 साल 5 महीने से जेल में है और 16/9/2020 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। हर साल पूरक आरोप पत्र दाखिल करना एक वार्षिक अनुष्ठान बन गया है। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आरोप पत्र दाखिल करना अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, ये उन्होंने सवाल उठाया। तीसरा उन्होंने सवाल उठाया कि अन्य 3 पूरक आरोप पत्र नवंबर 2023 के हैं, अंतिम आरोप पत्र जून 2023 का है। और फिर कहा कि तारीखों की सूची महत्वपूर्ण है, मामला उच्च न्यायालय से आने के बाद घातक दोष, असाधारण देरी पर गौर करें। मैं 2 साल की कटौती कर रहा हूं, यह तब है जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वे गुणदोष के आधार पर जमानत मांगने के हकदार हैं। मद संख्या 12 में मैं समानता के लिए आवेदन करता हूं, कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय में आया और मद संख्या 13 में मणिपुर स्थानांतरित होने से पहले इस पर सुनवाई नहीं हुई, यानी मणिपुर स्थानांतरित हो गए थे जस्टिस मुरलीधर। और मद संख्या 15 बहस में पूरी हो गई, लेकिन फैसला सुरक्षित नहीं है और अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। मद संख्या 16 में 3 साल की देरी के बाद जमानत की बात करते हुए उसे बेंच से रिहा कर दिया गया। और मद संख्या 17 में निचली अदालत ने जांच पूरी होने का रिकॉर्ड दर्ज किया, फिर सितंबर
संबंध में विवादित आदेश जारी कर दिया गया, अत्यधिक देरी की गई है। और फिर ये भी कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि यह बाद में तय किया जाएगा कि इस तरह के पूरक आरोप पत्रों के जरिए जांच जारी रखी जा सकती है कि नहीं रखी जा सकती है। और फिर चूंकि गुलफिशा की तरफ से वो थे उपस्थित अभिषेक मनु सिंघवी, तो उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का कहना है कि हम यानी गुलफिशा समानता के आधार पर जमानत के हकदार हैं, इस पर विचार करने में बहुत देरी हो चुकी है, ये अगला मुद्दा है, अब मैं हिरासत में अकेली महिला हूं। तो यह गुलफिशा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी तक अपनी बात रखी है। समीर जी बिल्कुल, तो ये 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, इन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई जारी है और दलीलें दी जा रही हैं जो बचाव पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से। तो बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर यह सुनवाई जारी है, इस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और यहां जो कुछ चल रहा है बिहार में चुनाव को लेकर, एनडीए का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको लेकर जो चीजें आ रही हैं, उस घोषणा पत्र में क्या चीजें कही गई हैं और बिहार में कानून व्यवस्था का हाल ये है कि यहां चुनाव के दौरान यानी आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी हिंसा की किस तरह की घटनाएं आ रही हैं, लोगों को खुलेआम मार दिया जा रहा है। चुनाव प्रचार में आचार संहिता की बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल समीर जी, चुनाव आचार संहिता की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आचार संहिता कहीं है ही नहीं। इधर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की शिकायत करने पहुंच गई है, आज आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सी आचार संहिता है जो मोकामा में हो रही है, इस पर खामोश है, प्रधानमंत्री भी खामोश है, नीतीश कुमार भी खामोश है, बीजेपी भी खामोश है। ये कौन सी आचार संहिता है, इसको नहीं बताया जा रहा है। तो कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर। जैसा कि तेजस्वी ने बताया अभी कि भाई एक एसआई की जो है उसकी भी जो है जान ले ली जाती है, इधर मोकामा में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जान ले ली जाती है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो क्या यही लाना चाहते हैं कुशासन नरेंद्र मोदी बिहार में? बिल्कुल है, तो इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी तरह का शासन का और जिसको सुशासन कहा जा रहा है वही लाना चाहते हैं। तमाम वादे किए गए हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपने 20 साल में क्या किया है। बिहार को 5 साल में बाढ़ मुक्त करने का वादा किया जा रहा है, जबकि सरकार पिछले 20 साल से है, तब आपने क्या किया? और इतने बड़े बड़े जो पैकेज की घोषणा की गई थी बिहार के लिए, उन पर क्या किया गया है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री की भाषा पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा है, उनको भी हम लोग सुनेंगे। पर प्रधानमंत्री की भाषा का जो सवाल है अमलेंदु जी, वो बहुत गंभीर मुद्दा है और ये समझ से परे है कि आखिर प्रधानमंत्री तक ये बातें क्या पहुंच नहीं पाती हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये बातें बिल्कुल पहुंचती होंगी और खड़गे जी कह रहे हैं उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि क्या खड़गे जी कह रहे हैं, चूंकि वो अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा लाइव हम लोग सुनवा सकते हैं। और बिल्कुल ये सवाल तो उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल जो है वो इस कानून व्यवस्था के ऊपर उठ रहे हैं बिहार में। समीर जी बिल्कुल सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं इस समय। और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। और यहाँ पर बिहार में और इधर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है उमर खालिद और शर्जील इमाम और तमाम दूसरे नेताओं के जमानत को लेकर। पहले सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कह रहे हैं। सबको मालूम है, मुझे अजब भी लगा वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां साल गिरा मनाते वक्त जैसा कि ब्रिटिश की टोपी या फौज की टोपी डाल के बैठे थे और उनके बाजू ना चीफ मिनिस्टर था ना होम मिनिस्टर था, अकेले बैठे थे, राजा बैठे जैसा। अरे सम्राट बैठे थे। सम्राट अभी नहीं है ना जी, बहुत से स्टेट में अभी दूसरों की सरकार है। सम्राट वही होता है जो हर स्टेट में उसकी हुकूमत होती है। तो ये तमिलनाडु में सम्राट नहीं है, ये केरला में नहीं है, बंगाल में नहीं है, बहुत से जगह है, कर्नाटक में नहीं, तो तेलंगाना में नहीं, बहुत से जगह नहीं है। सम्राट तो नहीं बना सकते, उनकी मेजॉरिटी नहीं बनी है, 2 पैर दूसरों के लगा ले के सरकार चला रहे हैं और उनको आप सम्राट।
तो यहाँ पर अब ये किस तरीके से राजनीति हो रही है, इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को भुलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं। और इधर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जैसा हमने बताया, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, अपडेट भी दे रहे थे कि उमर खालिद शर्जील इमाम जो दिल्ली दंगों के अभियुक्त हैं, उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। और ये 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको जेल में बंद हुए, जमानत उनकी नहीं हो रही है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो सीधे हम आपको ले चलेंगे स्टूडियो, वहां पर हमारे संपादक राजीव रंजन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और सीधे कोर्ट रूम से आपको लाइव जानकारी देंगे कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, इस दिल्ली दंगों के अभियुक्तों के जमानत को लेकर जो सुनवाई हो रही है उसमें क्या हो रहा है। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप बने रहिए और जो सुप्रीम कोर्ट से लाइव अपडेट है उसके लिए आप तैयार रहिए। उस लाइव अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे राजीव।